बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार मैचेस चल रहे हैं। क्वार्टर फाइनल जैसे आज आपने देखा, एक बहुत बड़ा गेन अपसेट हमने देखा कि मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इज़हार बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी। और आज स्टूडियो में साथ दे रहे हैं शेरार वराइस जी। थैंक्स अगेन आपका कि आज आप स्टूडियो में आए। कल आपको बहुत मिस किया हम लोगों ने। ये मोरक्को के मैच के बाद हो नहीं सकता था कि मैं ना आता ऐसे ही बेसिकली मोरक्को की कशिश थी जो आपको लेके आई जी। आप लोगों की भी साथ है। हाँ, ऐसे ही है। अपसेट पे अपसेट, ये वर्ल्ड कप तो अपसेट का वर्ल्ड कप बनता चला जा रहा है। और इतना बड़ा अपसेट कहना चाहिए, जिस तरह हमने कल भी देखा कि ब्राज़ील का बाहर होना नंबर 1 साइड, और क्रोशिया जैसे आपने कहा लीचा टीम से वही उनको हरा सकती थी। क्या आपको लगता है एक और ऐसी लीचा टीम जिसने जो इनको बाहर कर सकती पुर्तगाल को, वो ये थी? सबसे पहले तो मैंने और शरियार ने दोनों ने प्रिडिक्ट किया था कि मोरक्को ना सिर्फ स्पेन को रहेगी और पोर्चुगल को भी हराएगी और सेमीफाइनल्स तक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये लेकिन ब्राज़ील वाली प्रेडिक्शन खराब हो गई आप दोनों की वो हमारी प्रेडिक्शन इसमें तो वैसे हमारी खुशी भी डबल होगी ना, एक मुस्लिम कंट्री, फिर पहली हम देखें कि अफ्रीकन कंट्री जो है वो जो जीती। मोरक्को को मैं लीचर नहीं कहना चाहिए, उन्होंने बहुत बहादुरी से खेला है। ठीक है। और आप देखें कि फर्स्ट हाफ में दे केम हियर टू प्ले फुटबॉल। ऐसा नहीं था कि वो ये सोच रहे थे कि हमने इसको पेनल्टीज तक खींचना है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि पोर्चुगल की पोजीशन ज़्यादा थी, जब भी मोरक्को को बॉल मिलती थी दे प्लेड विद इंटेंट, और वो बड़े अच्छे चांसेस क्रिएट कर रहे थे फर्स्ट हाफ में। और जो उन्होंने गोल किया बहुत प्यारा गोल था। आप देखें कि अतियत अल्लाह जो ये पिछला मैच नहीं खेलता, इस मैच में सिर्फ इसलिए खेला है कि जो उनके जो मेन फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक है मजरूई, वो इंजर्ड था, उसकी जगह उसे मौका मिला और उसने बहुत प्यारा क्रॉस दिया। और इसी तरह के क्रॉसेस होते हैं जो कीपर के ज़हन में डाउट डालते हैं कि मैं आगे आऊँ या मैं पीछे आऊँ। दिस वाज अ परफेक्ट क्रॉस। और जहाँ हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया, जो टाइमिंग ऑफ द जंप बहुत इंपॉर्टेंट होती है अटैकर की। इस गोल में भी यूसुफ नसीरी की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड ही गॉट इन फ्रंट ऑफ द कीपर एंड ही बेरिड इट इनटू द बैक ऑफ द नेट। बहुत प्यारा गोल था। क्रेडिट जो क्रॉस कर रहे थे अतियत अल्लाह उनको भी जाता है और यूसुफ नसीरी को भी जाता है कि ही वॉज ब्रेव और he took his chance, he timed his jump to the perfection and it was a perfect finish. बिल्कुल इसके अंदर अभी देखें, ये this is one of the reasons कि स्पेन, पोर्चुगल, even Belgium, they have found it very difficult to score against and win against Morocco, क्योंकि उनके पास वो अटैकिंग थ्रेट हमेशा मौजूद रहता है। ज़ियख, हकीमी, बुफॉल ने इस वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा खेला, बिकॉज वो स्टार प्लेयर नहीं रहा ऐसे ही। और इस तरह मंजूरी ने भी, लेकिन आज इसी वजह से जिस तरीके के वो इंटेंट के साथ खेलते हैं, तो हर टीम को होता है कि ये किसी भी टाइम हमें ब्रेक के ऊपर काउंटर पे स्कोर कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी सॉ हियर। अभी भी ब्रेक ही हुई थी और शुरू में ही जिस तरह इजहार ने बात की कि वो इंटेंट के साथ खेलने आए थे, पहले 10 मिनट के अंदर 2 बड़े अच्छे चांसेस बन चुके थे दोनों टीम्स के, और उसके अंदर ज़्यादा अच्छा चांस जो था मोरक्को का था। आई कुड हैव थॉट कि अल नसीरी जो है उसने ये चांस शायद गवा दिया उनको 1 अप करने का। बट उसके बाद 15-20 मिनट जो है बड़ा ओपन प्ले रहा और फिर थोड़ी देर जो है वो पोर्चुगल ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, एंड देन उसके बाद यू कुड सी समथिंग वाज हैपनिंग। मोरक्को के चांसेस बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे ऐसे ही। और क्रेडिट यहाँ पे जो है वो मोरक्को को ही जाता है। मोरक्को के यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में, इस मैच में स्पेसिफिकली जिस हीरोइज्म से खेला है, जिस इंजरी फटीग टीम के साथ खेला है। स्टार्ट उन्होंने किया, उनके पहले जो 4 जो कोर टीम है उनकी, जो कोर बैक लाइन है, उनमें से 2 जो स्टार प्लेयर्स थे वो उनके नहीं थे। जिस तरह उसने बात की लेफ्ट बैक की मजरूई की और जो एगर्ड की। और उसके बाद इंजरी मैच के अंदर भी होती रही। इनका जो उसके बाद जो सेकंड जो सेंटर बैक है जो साइस जो है वो ही गॉट इंजर्ड, और जब वो इंजर हुआ तो वो आपने भी देखा कि वो द इमोशंस वर इनक्रेडिबल। ये मेरे ख्याल 68-67 मिनट पे इंजर हुआ, और जब वो इंजर हुआ उसके बाद यू कुड सी सम टेंशन इन द ग्राउंड। यू कुड सी कि अब एकदम मोरक्को की जो कॉन्फिडेंस था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे थे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ लग रहा था कि ये प्ले आउट कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम तक वो अटैक कर रहे थे, दैट गॉट शैटर्ड अ लॉट। और लास्ट मिनट्स के अंदर फिर एक रेड कार्ड भी दिखा दिया गया, और वो भी 10 प्लेयर के साथ। पहली अफ्रीकन साइड मोरक्को की परफॉर्मेंस है
उसको हम क्रोएशिया से कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मोरक्को ने फर्स्ट हाफ में उन्होंने अटैकिंग फुटबॉल खेली। बेशक पोर्चुगल के पास पोजीशन थी, लेकिन जब भी मोरक्को के पास बॉल आती थी वो बहुत तेज़ी से ब्रेक करते थे, तेज़ी से रन्स बनाते थे और उनके जो प्ले मेकर्स थे तेज़ी से रन्स स्पॉट करते थे और उनको प्लेन करते थे। और इसी का जो उन्हें गोल किया, इसी का एक नतीजा था। ये नेचुरल सी बात है कि आप पहली दफ़ा क्वार्टर फाइनल्स में आए हो, पहली अफ्रीकन साइड हो या पहली अरब साइड हो जिसके पास अपॉर्चुनिटी है कि सेमीफाइनल में जाने की, और आप 1-0 आप नेचुरली कॉशियस हो गए, आप नेचुरली मैयड हो गए। और जब इस तरह की सिचुएशन में ये चांसेस बनेंगे दूसरी टीम आप पे हावी होने के, ऐसा होगा क्योंकि पोर्चुगल एक अच्छी टीम है, उन्होंने भी बाउंस बैक करना है, वो उन्होंने पूरी एफर्ट करनी है। तो ये उस तरह नहीं हम कंपेयर कर सकते जो क्रोएशिया की परफॉर्मेंस थी, क्योंकि क्रोएशिया तो जब 0-0 थे तब वो डिफेंसिव थे, मोरक्को तब डिफेंसिव हुआ जब उन्होंने 1-0 की लीड ले लिया। और उसके बाद, और ये बड़ी हैंडीकैप साइड थी, जिस तरह शरियार ने बात की, उनके दोनों जो एक सेंटर बैक और लेफ़्ट बैक वो इंजर्ड थे, उनकी जगह उन्हें रिप्लेसमेंट अल-यामीक को लाना पड़ा और अतियत अल्लाह को लाना पड़ा, फिर साइस जो उनके कैप्टन है, और इसी वजह से शायद उनके अंदर नर्व्स क्रीप नहीं हुई क्योंकि वो एक कैप्टन है और बड़ी सॉलिडिटी प्रोवाइड करती हैं एट द बैक। तो उसकी वजह से नेक्स्ट सेकंड हाफ में जो एक किस्म का कॉशियस अप्रोच था मोरक्को का, वो नेचुरल था। उस पर हम इस तरह तनकीद नहीं कर सकते कि जी वो उन्होंने आके फुटबॉल खेलनी है। उन्होंने कोशिश की रन, जब उनके पास बॉल आई, जब पोर्चुगल उन पे हावी हुआ था सेकंड हाफ में और वो चांसेस पे चांसेस बना रहा था, उसके बावजूद जब भी मोरक्को के पास बॉल मिल रही थी उन्हें, वो कोशिश कर रहे थे कि कोई काउंटर बनाए, कोई चांस निकालें। जिस तरह आपने देखा कि लास्ट मिनट में एक वो स्टॉपेज टाइम में एक 1-on-1 अपॉर्चुनिटी मिली थी अब्दुल खैल को, जिसको वो चिप मिस कर गया। बाद में मारा भी सबने उसको जीतने के बाद सबने उसको मारा भी कि ये तूने क्या किया। बट ये शो करता है ना 90+6 मिनट्स पे 10 मैन टीम जो उस टाइम पे ड्रेन हो चुके हैं, कितनी दफ़ा प्ले स्टॉप किया, बंदे उनके जो प्लेयर्स हैं वो नीचे गिरे थे जस्ट बिकॉज क्रैम्प्स हो रहे थे। दे वर फुली ड्रेन्ड, उनका टैंक जो वो बिल्कुल खाली था। एक अच्छी बड़ी चीज़ नज़र आई, मोरक्को की बात करें तो सिर्फ पोजीशन 26% है, उनके पास 74 थी, लेकिन अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि उन्होंने गोल पे फ्री अटैम्प्ट नहीं करने दिए। जिस तरह पुर्तगाल अपने चांसेस क्रिएट करता है और जाके करीब से अटैक करता है, उनके जो डिफेंडर थे वो गोल लाइन से पहले ही उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते थे। जो बाकी अटैम्प्ट्स थी वो काफ़ी दूर से वाइल्ड जिसे शॉट्स कहना चाहिए वो शॉट्स थी। तो ये आपको लगता है कि पूरा गेम प्लान उनके पास था कि हमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इनको चाहे रोनाल्डो की बात कर दें या बाकी जो जितने भी उनके अटैकर थे उनको हमने आगे नहीं आने देना। और आपने देखा कि लास्ट मिनट के अंदर एक क्रॉस के ऊपर बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जो लकीली हेड बाहर गया। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। एक जो पेपे का स्टॉपेज टाइम में आखिरी अपॉर्चुनिटी थी, दैट वाज प्रॉब्ली द बेस्ट चांस ऑफ पोर्चुगल एंड दैट केम राइट एट द 98th मिनट। उससे पहले भी पोर्चुगल ने चांसेस बनाए, एक दफ़ा फर्स्ट हाफ में क्रॉस पार हिट किया, उसके अलावा भी लेकिन जो दूसरे चांसेस है दैट वर शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, क्लोज रेंज से एफर्ट नहीं थी। एक उसने ब्रूनो फर्नांडिस ने शॉट मारी जो दैट वेंट ओवर द क्रॉस पार, एक जाओ फिलिक्स ने लेफ्ट से राइट से कट इन करके अपने लेफ्ट फुट से शॉट मारी जिस पे बहुत प्यारा बोनो ने सेव किया। और जहाँ कहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकाल लेता था गोल की या शॉट मार लेता था पोर्चुगल, तो वहाँ पे बोनो खड़ा था। बोनो की क्या बात है, उसने पिछले मैच में भी पेनल्टीज के जरिए अपने मुल्क को जिताया। आज भी उसने बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 ऐसे सेव्स किए जिसकी वजह से मोरक्को लीड अपनी बरकरार रख सकी। यहाँ पे दो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, एक जो साइड बाय साइड चल रही थी, एक तो थी शेयर डिटर्मिनेशन ऑफ द मोरक्कन टीम। जितना ज़्यादा वो भागे हैं उतना जिस तरीके से वो एंड टाइम पे भी प्रेस कर रहे थे वाइल आल्सो ट्राइंग टू कीप अ गुड शेप सो दैट वो उन पोर्चुगल के अमेजिंग क्रिएटिव प्लेयर्स को ब्रूनो फर्नांडिस, रोनाल्डो सेकंड हाफ में शुरू में ही उसको सब्स्टिट्यूट करके वो ले आए थे बिकॉज दे नीडेड दैट एक्सपीरियंस। रेमोस जिसने पिछले मैच के अंदर 3 गोल्स किए, एक असिस्ट की, बर्नार्डो सिल्वा जो मैनचेस्टर सिटी के साथ एक मतलब बहुत ही अच्छा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ये इतनी ज़्यादा स्टार प्लेयर्स होने के बावजूद द काइंड ऑफ रेजोल्यूट डिफेंडिंग डिटर्मिनेशन दैट दे शोड, उसकी वजह से हुआ ये। मुझे नहीं लगता पोर्चुगल एक्चुअली में सही तरीके से 60-65 मिनट से पहले गेम में थे। गोल हो चुका था, ट्राई कर रहे थे, देयर वाज नो रियल क्या कहते हैं कोहेसिव बिल्डअप नहीं था प्रॉपर, जैसे एक कॉम्पैक्ट अटैक कहना चाहिए वो नहीं कर पाए। और एक्चुअली में
टाइड थोड़ी सी टर्न तब हुई है जब वो साइस जो है वो इंजर हुआ है, फिर जियख भी जो है वो 82 मिनट में जो गलत जो चीज़ें हो सकती थी ना वो हो रही थी मोरक्को के साथ, बट दे नेवर लेफ्ट अप। और नज़र ये आ रहा था उसकी वजह से कि दे वर गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड पोर्चुगल वाले प्लेयर्स दैट दे कुड नॉट कम अप विद अ प्रॉपर प्लान। 30 मिनट्स के लिए उन्होंने अटैक के अलावा और ऑलमोस्ट कुछ नहीं किया, 65 मिनट से लेके 90 प्लस 7-8 मिनट्स तक, और ये 40 मिनट्स बन जाते हैं, एंड स्टिल दे कुड नॉट गेट अपार्ट फ्रॉम द पेपे चांस और ये जो जाओ फिलिक्स वाला चांस था जो बहुत अच्छा सेव था, उसके अलावा उनके पास कोई अच्छा ऐसा चांस नहीं था। क्रेडिट मैं जिस तरह लास्ट मैच की बात की, पेनल्टी स्ट्रोक पे मैच गया और जिस तरह इनके कीपर ने वो मैच भी जिताया, 3 पेनल्टी स्ट्रोक उसने रोकी। आज भी जिस तरह की खूबसूरत उसने गोल कीपिंग की, मेरा ख्याल है हैट्स ऑफ टू हिम। जितना खूबसूरत ये मेरा ख्याल है जिस तरह हमने क्रोएशिया वाले मैच में उनके गोल कीपर को भी कल हम दाद दे रहे थे, इसी तरह जिस तरह मोरक्को का गोल कीपर है वन ऑफ द बेस्ट, और ये मेरा ख्याल है एक न्यू हीरो के तौर पे, एक न्यू वर्ल्ड आइकॉनिक प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है, और ये प्रूफ कर रहा है कि वो वन मैन सोल्जर जिसे कहना चाहिए, वन मैन आर्मी जिसे कहना चाहिए, वो बनता चला जा रहा है और वो किसी को भी गोल को क्रॉस करने नहीं दे रहा। और आज उसने फिर वो प्रूफ किया कि मैं खड़ा हूँ जी, आप टेंशन ना लें, पूरी टीम, आई एम देयर टू सर्व यू। मोरक्को के गोलकीपर बोनो की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जी। सेविया से खेलते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट से पहले इतना ज़्यादा इनके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी लगी, उनका एटीट्यूड। आप देखिए जब भी कोई शॉट आती थी और वो अटैकर मिस कर देता था या उसको रोकते थे, उनके चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आती थी। और इससे शो अपने डिफेंडर को भी बड़ा वो जुबिलेंट रखते थे ताकि लाइवली आपके बैक पे ऐसा गोलकीपर मौजूद हो हुज लाइक एक कह लेंगे पिलर की तरह, एक टावर की तरह आपके पीछे खड़ा हुआ है, तो उसके बाद जो आपके डिफेंडर्स होते हैं या मिडफील्डर्स होते हैं उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। उन्हें पता होता है कि अगर थोड़ी बहुत हमसे कहीं एरर भी हो गया या दूर से भी शॉट आ गई तो 95% चांस है कि बोनो रोक लेगा। और उसने प्रूव किया, उसने बहुत अच्छे सेव किए। रोनाल्डो का एक उसने बहुत बड़ा इंस्टिंक्टिवली सेव किया जो थ्रू थे, रोनाल्डो ने फर्स्ट टाइम एफर्ट थी। उसके अलावा जाओ फिलिक्स ने जो राइट से अंदर आके लेफ्ट फुट से शॉट मारी, दैट वाज गोइंग इन द गोल, वो उसने बड़ा अच्छा सेव किया। और उसके अलावा भी जब क्रॉसेस वगैरह दूर से कर रहे थे, आप देखिए कि लास्ट जो 80 मिनट ऑनवर्ड्स जो पोर्चुगल की स्ट्रैटेजी थी, ऐसे लग रहा था कि जो जैसे दे टोटली रन आउट ऑफ आइडियाज़, वो दूर से बस लॉन्ग बॉल्स फेंक रहे थे। कोई हालांकि आप जो जितनी इनके पास स्टार पावर है, फर्नांडेज है, रोनाल्डो है, जाओ फिलिक्स है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कोई ऐसी क्रिएटिव मूव करेंगे, लिंक अप प्ले करके गोल निकालेंगे, लेकिन आखिरी मराहल थे उसमें ये दूर से क्रॉसेस या लॉन्ग बॉल्स मार रहे थे। दैट वाज मोर होपफुल देन एनी, कोई एक किस्म की वो फ्लूक फुटबॉल खेल रहे थे, कोई उनको कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही थी कि जैसे उन्होंने निकालना है, तो ये क्रेडिट जाता है। और उसकी अच्छी चीज़ जो सबसे बोनो की नज़र आती है कि वो अपने डिफेंडर को साथ खिलाता है, उनको साथ साथ कहता है कि आप इस साइड पे जाएं। आप उसकी कभी बॉडी लैंग्वेज या उसकी मूवमेंट भी देखें तो वो हर अटैम्प्ट के बाद या उससे पहले अपने प्लेयर से बात कर रहा होता है, तो ये एक मेरा ख्याल है एग्जाम्पल वो करता है इधर। आप ये सिग्निफाई करता है उनकी ओवरऑल कोहीजन को। अब थोड़ा सा अगर हम बोनो ने बहुत अच्छा खेला है इस मैच के अंदर, मैन ऑफ द मैच भी रहा है, और वो सेव्स आपके सामने ही हैं, अभी हमने जिस तरह बात भी की, बट ये ओवरऑल जिस तरीके की कोहीजन के साथ, टीम वर्क के साथ खेलते हैं, ये कोच को भी क्रेडिट जाता है। जी। ये वलीद रेग्नगुई है जो अगस्त 2022 के अंदर उसने जो है ये चार्ज संभाला था मोरक्को का, और उसने उनको इतने एक लाइफ ऑल्टरिंग, हिस्ट्री ऑल्टरिंग रन के ऊपर लेके गया है। अगर हम थोड़ा सा वर्ल्ड कप में जो इनकी जो सॉर्ट ऑफ पाथ रहा है उसको लेके चलें, तो इन्होंने स्टार्ट जो है वो क्रोएशिया से किया था। इंटरेस्टिंगली इनफ इस ग्रुप की 2 टीम्स अभी सेमीफाइनल में हैं, तो उस टाइम भी हम कह रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप हो रहा है। इनका फाइनल भी हो सकता है, इनका फाइनल भी हो सकता है, अब तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। सो इन्होंने क्रोएशिया के साथ 0-0 किया। उस टाइम पे इनकी जो रेजोल्यूट डिफेंडिंग है वो नज़र आई, इनके काउंटर अटैकिंग मूव्स भी नज़र आई। उसके बाद इन्होंने कनाडा के खिलाफ, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो हारे थे बेल्जियम से, उनको हराया 2-1, एंड वो 2-1 इज़ द ओनली गोल दैट दे हैव कंसीडर्ड इन दिस वर्ल्ड कप। सो दिस जस्ट गोज टू शो कि वो कितनी डिफेंसिव कोहीजन के साथ खेल रहे हैं। जी। आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव कि अभी जब मैंने ये देखा मैच के शुरू में कि उनके जो 2 मेन बैकलाइन है उनमें से 2 मेन लोग नहीं हैं,
तो मुझे अप्रीहेंशन थी कि यार ये दिस इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। फिर जब इंजरी होगी तो फिर उस टाइम पे तो मेरा दिल भी जो है ना वो काफ़ी कह रहा था कि हमें लग रहा था मोरक्को अब एक शायद ऐसी नहीं कर साइड है पाएगा। जिसको आपने शुरू से बैक किया और सपोर्ट किया और आपने हमेशा कहा कि ये इस दफ़ा कुछ अंडरडॉग हो सकते हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ें कर सकते हैं और वो नज़र भी आ रहा है। मैच की बात करें, पुर्तगाल की बात करें और रोनाल्डो की बात ना करें तो मेरा ख्याल है शो कंप्लीट नहीं होता। रोनाल्डो हमें लग रहा था मेसी की तरह दिस इज़ हिज लास्ट वर्ल्ड कप। 2 डेकेड की बात करें तो सबसे बड़ा प्लेयर भी कहना चाहिए, आइकॉनिक प्लेयर भी कहना चाहिए और सुपरस्टार भी कहना चाहिए। जो स्टारडम रोनाल्डो का हमने देखा के अंदर वो शायद किसी प्लेयर का, मेसी का भी देखा, बट रोनाल्डो को हमने थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी की वजह से स्टारडम उसका थोड़ा ऊपर रेट करते हैं। चाहे वो आप कमर्शियल्स की बात कर लें, वैल्यू की बात कर, ब्रांड्स के लिए जितना फैक्टर और जो अपने क्लब के लिए भी, अपने कंट्री के लिए भी, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट उसको मिला। ऐसे प्लेयर का हार जाना, बाहर हो जाना, और जिस वो हाई होप्स के साथ था और पूरी दुनिया उसको सपोर्ट कर रही थी, देख रही थी, और उसके एक्सप्रेशन हम दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि दिखाएं। जिस तरह उसने वो मैच के बाद बेचारा रोता हुआ गया और वो सारा कुछ, क्या लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ हिज कैरियर या शायद अभी कुछ अर्सा खेलेगा? कैसे समराइज करते हैं? रोनाल्डो की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो हम ज़रा बैकग्राउंड देखें। रोनाल्डो मैन यूनाइटेड जो उनका क्लब है उससे भी इस सीज़न में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और अल्टीमेटली रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डिसाइड किया, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप भी रोनाल्डो की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, और इवन विद इन दिस वर्ल्ड कप जो हमें मेसी से लीडरशिप नज़र आई वो हमें रोनाल्डो से नहीं नज़र आई। और इसी वजह से शायद जो रोनाल्डो के फ़ैन हैं मेरी इस बात को पसंद ना करें, लेकिन और टू ऐड टू सॉल्ट टू हिज वुंड्स, अब मेसी के पास अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप जीतने की, और रोनाल्डो ही हैज़ बीन नॉक्ड आउट ऑफ वर्ल्ड कप टुडे। तो अब उसके लिए ये एक बड़ा मुश्किल, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर हिम टू टेक, क्योंकि हमेशा से जो पिछले 10-15 साल में उसका कंपैरिजन मेसी से होता रहा है, तो वो स्पार्क हमें रोनाल्डो से नज़र नहीं है। इसी वजह से जिस मैच में रोनाल्डो नहीं खेले, जो लास्ट राउंड ऑफ 16 वाला मैच था, उसमें अच्छा खेला। आज रेमोस का वो वाला, रेमोस से भी वो हमें नज़र नहीं आई, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली सेकंड हाफ में जो उन्होंने हेड करके वाइड कर दिया, तो वो हमें रोनाल्डो से उस किस्म की वो लीडरशिप या वो डाउन द जो फ्लुएंसी है वो नज़र नहीं आई इस वर्ल्ड कप। आप कुछ ऐड करना चाहिए? रोनाल्डो अब जिस तरह की शॉट उसको मिली, जिस तरह का उसको एक चांस मिला था, जो बुनो ने बड़ा अच्छा सेव किया, बट इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ रोनाल्डो को रियल मैड्रिड के अंदर स्पेशली और यूवेंटस के अंदर भी, जिसमें वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले खेलते थे, काफ़ी दफ़ा मिली हैं। एंड यू वुड एक्सपेक्ट द प्लेयर ऑफ विद द क्वालिटी ऑफ, जो इसकी क्वालिटी है कि वो ही वुड ट्राई टू पुट द बॉल इनटू द एयर, वो थोड़ा सा उसको बॉल को फ्लाइट देगा एंड ही कैन पिक एनी कॉर्नर उस जगह से। और जिस तरीके की उसने शॉट खेली, जो कॉन्फिडेंस है हमें, जो रोनाल्डो से हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो दैट वाज नॉट टू बी सीन। और वो नेचुरली जिस तरह इजहार ने बात की है, अगर आप एज क्लब कैप्टन भी जो है वो, अगर आपको वर्ल्ड कप के अंदर नॉकआउट टूर्नामेंट मैचेस के अंदर आपको बेंच होना पड़ रहा है, दैट मीन्स के द कोच डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन यू, योरसेल्फ डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू टेल द कोच कि नहीं, आई कैन आई विल कम थ्रू। उसका एक्सप्रेशन देखें, वो बेचारा किस बॉडी लैंग्वेज के साथ ही इज़ गोइंग बैक, और वो सारा थ्रू आउट द वॉक करता हुआ जो ड्रेसिंग रूम की तरफ गया, वो मेरा ख्याल है काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग, हार्ड रेंचिंग था उसके लिए भी और उसके फैंस के लिए भी, क्योंकि दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप अगर किसी प्लेयर की थी तो वो रोनाल्डो है। आपको लगता है कि उसका कैरियर भी ख़त्म होने की तरफ जा रहा है? दिस कुड बी लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ हिम, और जिस अभी हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं, और लगता है कि इसके बाद कैरियर वैसे ही शायद एंड हो जाए उनका? रोनाल्डो जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत अरसे से खेल रहा है, बट जहाँ पे हम बात करते, एक तो ये कि अभी जो इसने, लेकिन क्राई करना, हम वर्ल्ड कप इतना इमोशनल एक इवेंट होता है कि उस टाइम के बाद सारे ही क्राई कर रहे होते हैं, लुइस सुआरेस से लेके बाकी जो भी हैं, नेमार को भी कल देखा हमने, नेमार को भी देखा, द आउटपोरिंग ऑफ इमोशंस, दे हैव दिस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दी स्टार प्लेयर्स हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स, एंड जब वो नहीं उसको पूरा कर पाते, उनके अपने लिए भी मुश्किल होती है। रोनाल्डो का मेरा हमेशा कंपैरिजन मेसी से हुआ है, ये एक वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज ऑफ फुटबॉलिंग एरा जो है वो हमने अभी देखी है, जो आई थिंक इस वर्ल्ड कप के बाद कल्मिनेट होती है। कोशिश की अपने जज्बात पे काबू पाने की,
और उसने कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी ड्रेसिंग रूम में चला जाऊं और अपने जो हाँ बिल्कुल, उसने पूरी अटेम्प्ट की बट अनफॉर्चुनेटली नहीं सक्सेसफुल हो सका। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके पहला मैच नीदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना खेला गया, उस पर बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट ऑन। और हम बात कर रहे थे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। एक और मैच खेला गया अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स के हवाले से। उसकी बात करें तो पहले मैच 2-2 से बराबर हुआ, बाद में पेनल्टी स्ट्रोक पे मैच चला गया और क्या खूबसूरत मैच अर्जेंटीना ने जीता। कैसे देखते हैं इस मैच? ये भी इट वाज वन ऑफ द ऑल टाइम क्लासिक्स। आप देखेंगे पहले लीड कर रहा था नेदरलैंड्स, पहले अर्जेंटीना लीड कर रहा था। अर्जेंटीना ने 2-0 जब पहले हाफ में मेसी ने बहुत आउट क्लास असिस्ट दी उसके जिस पे गोल हुआ, दूसरे हाफ में पेनल्टी पे मेसी ने बहुत प्यारा गोल किया। उस टाइम तक 70वें मिनट तक लग रहा था जैसे दिस गेम इज़ ओवर एंड अर्जेंटीना इज़ गोइंग टू ईजिली गोइंग टू द सेमीफाइनल्स। फिर अचानक से एक सब्स्टिट्यूशन होती है, एक लंबा चौड़ा तगड़ा जवान लेके आते हैं नेदरलैंड्स वाले जो एक 84th मिनट में गोल करते हैं जी, और एक 101वें मिनट में इक्वलाइज कर देते हैं जी। और उस टाइम लग रहा होता है जिस तरह जो क्रोएशिया ने ब्राज़ील के साथ किया, इसी तरह नेदरलैंड ने अर्जेंटीना के साथ किया। ऐसे ही। लेकिन क्रेडिट जाता है अर्जेंटीना को कि वो ऐसी यार आप 2-0 जीत रहे हो और यू हैव वंस फुट इन द सेमीफाइनल, उसके बावजूद आपकी जो 2-0 की लीड है वो ओवरकम हो जाए और 2-2 पे चला जाए। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि आप उसमें दोबारा रिएक्ट करके दोबारा उससे बाउंस बैक करके आप दोबारा मैच जीत सको। और देखें कि जब 2-2 कर लिया नेदरलैंड्स ने, कुछ अरसे के लिए तो वाकई अर्जेंटीना शॉक में रहा और जो पहला हाफ हम देखें एक्स्ट्रा टाइम का उसमें बड़े वो केजी और नर्वी रहा, लेकिन जो सेकंड हाफ है एक्स्ट्रा टाइम का उसमें अर्जेंटीना ने फुल चढ़ाई कर दी थी नेदरलैंड्स पे और नेदरलैंड्स बड़ा लकी रहा कि वो पेनल्टी तक गेम ले गया। फिर क्रेडिट जाता है मेसी को। दिस इज वाई व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रेट प्लेयर्स। पहली पेनल्टी सबसे ज़्यादा क्रूशल होती है जी। पहली पेनल्टी में आपने टोन सेट करनी होती है अपनी टीम को, अगर आप उस टाइम मिस कर दो, जैसे नेमार ने नहीं ली थी और फिर वो दे कुडंट कम बैक। और नॉर्मली जो कोचेस भी होती हैं पहले पेनल्टी टेकर अपने बेस्ट पेनल्टी टेकर को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप नीचे लग जाएं तो कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी पेनल्टी के लिए अपने आप को वो करना, टू पुट योर सेल्फ फॉरवर्ड फॉर दैट। इसके हालांकि उसने पहले मैच में ही पेनल्टी ली थी तो, और आप ये देखिए कि जो उसने मैच में पेनल्टी ली थी वो मुख्तलिफ किस्म की थी और जो उसने पेनल्टी शूट आउट में पेनल्टी ली थी वो मुख्तलिफ किस्म की। तो क्रेडिट जाता है मेसी को कि उसने प्रेशर लिया, उसने लीडरशिप शो की, पहली पेनल्टी ली और उसमें अपनी अर्जेंटीना को लीड दे दी। उसके बाद से कीपर ने बड़े अच्छे सेव किए और नेदरलैंड्स के लिए बड़ा मुश्किल हुआ कम बैक करना। यहाँ पे अर्जेंटीना की आपने बात की, इसने भी बात की कि वो अच्छा खेले हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस मैच के अंदर टोटली अर्जेंटीना ने फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द मैच अर्जेंटीना ही खेलने आए थे। नेदरलैंड्स के साथ जो हम सबको उम्मीदें थी, जिस तरह की क्लिनिकल फिनिशिंग उन्होंने की थी पिछले मैचेस में, बड़ी कंप्यूटराइज किस्म की गेम खेलते रहे आप, वो आई थिंक दे कुड नॉट काउंटर द फ्लेयर ऑफ द साउथ अमेरिकन्स। जो पहला गोल करने से पहले 2 चांसेस जो हैं वो बन चुके हुए थे क्लोज इनफ। एक मेसी का था जो सीधा उसके पास गोलकीपर के पास चला गया था। उसके अलावा एक डिपे को गोल करने का चांस मिला था एंड दैट वाज अबाउट द ओनली थिंग। शुरू में कुछ ना कुछ हद तक केजी था बट दे वर मोर असर्टिव अर्जेंटीना टीम। और उसके बाद फिर मेसी की जो एक ब्रिलियंट आइंग द उसने क्लास अपनी शो की, नीडल में से थ्रेड में आने वाली बात है जिस तरीके का उसने गोल किया, which was an unbelievable goal. He wasn't even looking at the player और वो उसने उनको फेक आई दे के जो है वो उसने पास दिया। और मेलिनो का बड़ा अच्छा जो है वो बोलता। मेरा ख्याल है कि दे हैव ग्रोन इन कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप ऑन आफ्टर एवरी मैच। आपको याद होगा पहला मैच क्या था। पहला मैच की वजह से उनको शुरू में ही एक डिफीट, अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो जिस तरह इंग्लैंड और फ्रांस की को हम रिलेटिवली इनका जो है ना वो ईजियर पाथ टू द सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल जो है वो रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी टीम्स जो हैं वो उन्होंने बड़ी तगो दो करके आए हैं। अर्जेंटीना जो है वो पहला मैच हारा, उसके बाद आप तब कह रहे थे क्या होगा, हमने कहा दिस इज़ व्हाट गुड टीम्स ग्रेट टीम्स डू, दे कम बैक एंड दे डिड कम बैक। उससे अगले मैच में उन्होंने दरमियानी अच्छा खेला,
2-3 ब्रिलियंस थी, उससे गोल हुआ। उससे अगले मैच के अंदर उन्होंने पोलैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा खेला। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर स्केयर हुआ, फिर दे गॉट नर्वी, फिर दे हैड टू ओवरकम देयर नर्व्स एंड आई थिंक दिस प्रिपेयर्ड देम और अपने ग्रुप को टॉप किया फिर इवन ग्रुप को टॉप किया, दिस प्रिपेयर्ड देम फॉर ऑल द नर्वसनेस। और ये वेगहर्स्ट की वजह से जो लंबा चौड़ा आदमी आया था, उसकी वजह से नेदरलैंड्स केम बैक बिकॉज ही वाज द ड्राइविंग फोर्स जिसने उनको मैच के अंदर इस पॉइंट तक भी लेके आए, वरना नेदरलैंड्स वाज नोवेयर। और इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे मोरक्को को क्रेडिट जाता है कि जहाँ पे अब स्ट्रेटजी उन्होंने भी यही कर दी थी जो पोर्चुगल भी कर रहा था। जब उन्होंने 2-0 डाउन हो गए तो उन्होंने फिर वेगहर्स्ट आया, अपनी एकदम प्लेइंग का स्टाइल चेंज कर दिया, लॉन्ग बॉल्स प्ले करना शुरू कर दिए। और वहाँ पे इवन दो अर्जेंटीना एक बहुत अच्छी डिफेंसिव टीम है और उन्होंने भी जो है वो सिर्फ 3 गोल खाए हैं, लेकिन उन्होंने 2 गोल करवा लिए। और जो फ्री किक थी, जो लास्ट फ्री किक थी, वो तो बहुत ही मास्टर क्लास था कि एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग किक मारेंगे और उन्होंने हल्का सा पास दिया। तो आई थिंक ये नर्व्स उनको पहले से ही काफ़ी हद तक वो नर्व्स पे काबू पा चुके हुए थे एंड दैट इज़ वाई दे वर एबल टू विन द पेनल्टीज में। लेकिन गोलकीपर को क्रेडिट जाता है, गोलकीपर को देता है, उसने बड़े आउटस्टैंडिंग सेव किया। अच्छा, एक और हमने पेनल्टीज में भी एक सिचुएशन ये आई थी कि जिस तरह मैच में नेदरलैंड्स ने 2-0 से कम बैक किया, इसमें भी ऐसा हुआ कि 2-0 से अर्जेंटीना लीड करा था, फिर जब नेदरलैंड्स ने सेव किया तो ये अर्जेंटीना फैंस फिर एंग्शियस हो गए थे यार कहीं दोबारा ना ये कम बैक करने 2-0 से। तो लास्ट बहुत खूबसूरत पेनल्टी फिर उन्होंने लगाई। तो मेरा ख्याल है कि जो बड़ी टीम है और इनका फ़र्क यही है कि बड़ी टीम पैनिक नहीं करती और एक स्ट्रेटजी हमने इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी एक यूनिक देखी। और तमाम ये ऐसी टीमें जो फंसा रही थी, क्रोएशिया की बात की, मोरक्को की बात की हमने, या इवन नीदरलैंड की भी समहाउ हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने बड़ी टीमों का मोमेंटम तोड़ा। इन्होंने टोटल उनको शेल में बंद किया, डिफेंसिव गेम खेली, जो एक वो फ्लोइंग किस्म की फ्री फ्लोइंग गेम खेलते हैं, उसको रिस्ट्रेंड किया। और रिस्ट्रेंड करने के बाद फिर जब भी अपॉर्चुनिटी उसमें मिली तो इन्होंने दे कंडक्टेड इन द गोल एज वेल। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ी क्लियर एविडेंट किस्म की इनकी गेम प्लान नज़र आई सब टीमों की, और ये बड़े होमवर्क के साथ आई। इसी वजह से हमने देखा बेल्जियम बाहर हुआ, जर्मनी बाहर हुआ, ब्राज़ील अब बाहर हो गया है, तो पुर्तगाल आज बाहर हो गया। तो ये इन टीम्स का बड़ा मेरा ख्याल है ज़बरदस्त किस्म की अप्रोच थी। और ये फुटबॉल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी टीम जो नॉर्मली पहले टेंडेंसी यही होती थी कि बड़ी टीमें आराम से इनको हरा के बाहर कर देती थी, बड़ा एक आधा अपसेट होता था। बट इस वर्ल्ड कप के अंदर तो एक सीरीज अपसेट की कि इन टीमों ने इनको हरा के रख दिया। यार इस वर्ल्ड कप में तो हम किसी मैच की कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कौन सी टीम किसको हराएगी, क्योंकि इतना अनप्रिडिक्टेबल ये वर्ल्ड कप हो रहा है जी। जापान ने ग्रुप स्टेजेस में बड़ा हमें सरप्राइज किया, जर्मनी और स्पेन जैसी टीमों को हराया, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार शायद ये क्रोएशिया को भी हरा दे, तब क्रोएशिया ने एक कह लें कि सरप्राइज किया। फिर राउंड ऑफ 16 में ब्राज़ील ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली साउथ कोरिया को रहा है। जब हमें लग रहा था कि यार ये लग रहे हैं जो वर्ल्ड कप लेके जाएंगे, उन्हें क्रोएशिया ने फिर अगले मैच में सरप्राइज कर दिया। तो जिस तरह का ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें हम किसी टीम को कोई प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन किसको हराएगी और किसी मैच को। और इसमें गेम टू गेम वेरी कर रहा है, हर टीम की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। जो मोरक्को की स्ट्रैटेजी यही रही है कि वो जो उनकी कोर है उस पर बड़ा रिलाई करते हैं, डिफेंसिवली सॉलिड रहते हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट जो उनका फ्रंट 3 हैं, यूसुफ अल नसीरी, बुफाल और ज़ियाश, वो बड़े क्रिएटिव और बड़ी तेज़ स्पीड से अटैक करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं। और इसी तरह अर्जेंटीना ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो शुरू में तो बड़े नर्वस और डॉजी रहे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अभी तक अगर अर्जेंटीना सेमीफाइनल्स में पहुंची है तो क्रेडिट मेसी को जाता है। ही हैज़ टर्नड आउट एज अ ट्रू लीडर फॉर हिज कंट्री। हर मैच में उसके जो चाहे गोल करा या असिस्ट, या उसका गोल है या असिस्ट है, और या फिर कोई ऐसी उसकी वो पास है, की पास है जिससे उसने मैच चेंज किया। ये वाला मैच भी अगर मैं इसको सम अप करूं तो ये भी क्रेडिट मेसी को जाता है। वर्गहर्स्ट जो है वो इस नेदरलैंड्स की टीम का स्टार था इस मैच में, और द काइंड ऑफ इमोशंस जो उसको मैच के बाद उसने हम कैमरे पे देखे वो भी शो करते थे कि ही जस्ट थॉट कि मैं शायद ये इस टीम को आई कैन मे बी टेक दिस टीम टू द सेमीफाइनल। एंड जब वो नहीं हो सका तो जिस परफॉर्मेंस हमने देखी नेदरलैंड की, तो हमें लगता था कि माइट भी ये कुछ ऐसा कुछ कर जाएंगे जो पहली दफा नेदरलैंड ऑलरेडी पहले भी सेमीज तक आ चुके हैं।
इंटरेस्टिंगली इनफ नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना का 2014 के अंदर भी वर्ल्ड कप हाँ। में मैच हुआ था और वो भी पेनल्टीज पे गया था बिल्कुल और जैसे वो भी अर्जेंटीना जीता अर्जेंटीना था, था। बिल्कुल और ऐसे ही। इसी तरीके से मोरक्को और पोर्चुगल भी जो है वो 2018 के अंदर इकट्ठे एक ग्रुप के अंदर एक ग्रुप को शेयर कर रहे थे, जहाँ पे उनका जो मैच हुआ था वो पोर्चुगल ने 1-0 जीत लिया, तो उन्होंने अब रिटर्न द कई फेवर कर दिया। चीज़ें हम अगर रिकॉल करें तो हिस्ट्री के साथ फिर हम रिकॉल करते हैं और मेमोराइज हमारी मेमोरी में रहती है, हमेशा उसको डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, काइंडली अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 11 बजे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।